हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा इन तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल मिल गया है कि इंडिया की सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनने वाली है। तो इस यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी को वहाँ पर बनाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, और इस अमेंडमेंट के बाद अब इस एक्ट का नेम हो गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल के पास हो जाने के बाद से ये चीज बताई गई है कि तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में इस यूनिवर्सिटी को बनाकर एस्टैब्लिश किया जाएगा, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम रखा जाएगा समाका सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अब सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में बात करते हैं कि जो नाम रखा गया है, तो समाका एंड सराका ये दो ही ट्राइबल हीरोज रहे हैं तेलंगाना के, जिन्होंने बहुत ही अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो उन्हीं की मेमोरी में इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रखा गया है। इसके बाद हम बात करें जो यूनिवर्सिटी है इसका टोटल बजट कितना रहने वाला है, तो इसका बजट रहेगा अप्रॉक्स 889.07 करोड़ के आसपास के बजट में इस यूनिवर्सिटी को बनाकर तैयार किया जाएगा। अब इस यूनिवर्सिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है टू प्रमोट ट्राइबल आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। तो ट्राइबल लोगों के जो कल्चर होते हैं, उनके सिस्टम्स होते हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए पार्टिकुलरली उनको डेडिकेट किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में, और इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग के बारे में। इस बार 2023 में इंडिया ने इस इंडेक्स में 111 रैंक को अपने नाम किया है। 111 रैंक ली है इंडिया ने, और ये जो रैंक है वो है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि ये जो इंडेक्स है इसमें रैंकिंग किसके बेसिस पे दी जाती है। तो किसी भी एक कंट्री के अंदर हंगर का क्या रेट चल रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि किस कंट्री की क्या पोजीशन होगी। इंडिया का जो डाटा रहा है या फिर हिस्ट्री बोले हम इस इंडेक्स की, वो हमेशा से ही खराब रही है। 2022 के बारे में भी बात करें तो इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 107 रैंक को एक्वायर किया था आउट ऑफ 121 कंट्रीज, और इस बार 111 रैंक को इसने जो है वो एक्वायर किया है। तो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से। यही अगर हम बात करें तो ये जो इंडेक्स है इसमें किन चीज़ों को ट्रैक किया जाता है, तो यहाँ पर फोकस किया जाता है हंगर एट ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल एंड नेशनल लेवल। तीनों ही लेवल्स पर मेजर किया जाता है कि किसी कंट्री में हंगर का क्या रेट चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इस इंडेक्स में फर्स्ट आने वाली कंट्रीज के बारे में जाने तो सबसे पहला नाम है बेलारूस, इसके बाद सेकेंड पोजीशन है बोस्निया, थर्ड पोजीशन चाइल्ड, फोर्थ पोजीशन ली है चाइना ने, एंड फिफ्थ पोजीशन है क्रोएशिया के पास। तो ये वो 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप 5 पोजीशंस को एक्वायर किया। यही अगर हम इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज की तरफ नजर डालें तो पाकिस्तान का रैंक है 102, बांग्लादेश का है 81 और नेपाल का रैंक है 69, जो इंडिया की रैंक से काफ़ी बेटर नजर आ रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स 2023 का एडिशन हो गया है कंप्लीट, जिसमें इंडिया के सारे स्पोर्ट्स पर्सन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और इस बार 19th एडिशन में इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स को अपने नाम किया है। तो इसके हाईलाइट्स की तरफ नजर डालते हैं। ये जो एशियन गेम्स है इसका वेन्यू रहा है हांगझो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, और ये जो टूर्नामेंट है 23 सितंबर को स्टार्ट हुए थे एंड 8 अक्टूबर को ये फिनिश हुए हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत डिफरेंट कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया। मोर देन 12,000 एथलीट्स ने अपने टैलेंट को यहाँ पर शो किया, और ये जो एथलीट्स हैं वो 45 मेंबर कंट्रीज से आते हैं। ये मेंबर कंट्रीज हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पार्ट। तो ये मेंबर कंट्रीज के पर्सनस ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। यही अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स को अपने नाम किया है। ओवरऑल अगर बाकी सभी कंट्री की रैंकिंग को देखा जाए तो टॉप पोजीशन एक्वायर की है चाइना ने टोटल 383 मेडल्स के साथ, जिसमें 201 गोल्ड मेडल चाइना ने अपने नाम किए। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं चाइना ने। सेकेंड नंबर पे कंट्री रही जापान, जिसने 52 गोल्ड मेडल्स लिए। थर्ड नंबर पे है साउथ कोरिया विद 42 गोल्ड मेडल्स। फोर्थ नंबर पे रहा इंडिया विद 28 गोल्ड मेडल्स, और फिफ्थ नंबर पे रहा उज्बेकिस्तान विद 22 गोल्ड मेडल्स। इंडिया ने इस बार 28 गोल्ड मेडल्स के साथ
साथ अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और एक अच्छी खासी पोजीशन को हासिल किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में। आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करते हैं इन मेंस कैटेगरी एज वेल एज इन वुमेन्स कैटेगरी। तो इस बार सितंबर मंथ के लिए ये डिक्लेरेशन की गई है और मेंस कैटेगरी में जो नाम हमारे सामने आया है, प्राउड मोमेंट अगेन, शुभमन गिल। शुभमन गिल इंडिया के यंग बैटर हैं जिनको इस बार सितंबर में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल दिया गया है। यहीं पर अगर हम इनके बारे में बात करें तो 2023 एक साल में ही इन्हें 2 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल दिया जा चुका है बाय आईसीसी। और जो वुमेन्स कैटेगरी में नाम है हमारे सामने श्रीलंका से श्रीलंकन स्किपर जिनका नाम है चामरी अथापथु, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस टाइटल को अपने नाम किया है। तो ये हैं 2 पर्सनालिटीज प्लेयर ऑफ द मंथ बाय आईसीसी फॉर द मंथ सितंबर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। इस बार एक इंडियन टीवी सीरीज ने बेस्ट सीरीज होने का टाइटल अपने नाम किया है। तो सबसे पहले सीरीज का नाम जानते हैं। सीरीज का नाम है स्कूप। करिश्मा तन्ना स्टारर ये टीवी सीरीज है जिसका नाम है स्कूप, जिसके डायरेक्टर का नाम है हंसल मेहता। हंसल मेहता के द्वारा डायरेक्ट की गई ये टीवी सीरीज है जिसे कि इस बार बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियन टीवी सीरीज होने का टाइटल मिला है। यही अगर हम बात करें, ये जो सीरीज है वो एक न्यूज़ रूम ड्रामा सीरीज है और यहाँ पर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे बेस्ट टीवी सीरीज कहा गया है। यही अगर हम इस फेस्टिवल की तरफ नजर डालें तो ये जो फेस्टिवल है इसका 28th एडिशन करवाया जा रहा है इन ईयर 2023, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक चला। अगर ये जो स्कूप सीरीज़ है हम इसके बारे में बात करें, ये जो सीरीज़ है ये एक बुक से इंस्पायर है और उस बुक के राइटर हैं जिग्ना बोहरा। इनकी जो बुक है जिनका नाम है बिहाइंड द बार इन बाइकुला माई डेज इन प्रिजन, इस बुक से इंस्पायर होकर इस सीरीज़ को बनाया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है चक्रवात। चक्रवात एक्सरसाइज 2023 HADR। तो सबसे पहले ये HADR की फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ चक्रवात एक्सरसाइज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे इंडियन नेवी की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है एनुअली, जहां पर अगर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टू द सोल्जर्स। यही अगर हम बात करें, इस बार ये जो एक्सरसाइज है इसका वेन्यू रहा गोवा और 3 दिन तक इस इवेंट को हेल्ड किया गया। इस इवेंट में डिफरेंट फोर्सेस जैसे कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एज वेल एज सेवरल डिजास्टर रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशंस के पर्संस ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर किसी भी डिजास्टर की सिचुएशन में लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा उसकी ट्रेनिंग दी गई। यहीं अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज में और भी डिफरेंट 8 कंट्रीज के पर्संस ने पार्टिसिपेट किया है इन इंडियन ओशन रीजन, और उन 8 कंट्रीज में से जो नाम जैसे कि मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका एंड तंजानिया हैं जिन्होंने इस चक्रवात एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गैंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल होने का टाइटल दिया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैंगेटिक डॉल्फिन की, जो कि गंगा रिवर में मिलती है, जिसकी काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में हमें देखने को मिलती है। तो अब ये जो डॉल्फिन है इसे उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया है। यही हम बात करें कि ये जो डॉल्फिन है वो गंगा रिवर के साथ साथ यमुना, चंबल, घग्गर, राप्ती एंड गेरुआ रिवर में भी पाई जाती है। इसकी जो पॉपुलेशन है, कुछ समय पहले ही इसकी पॉपुलेशन को काउंट किया गया था। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है इट्स अबाउट 2000 इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। यही हम बात करें उत्तर प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है AIBD इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूट में दोबारा से प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर इससे पहले जो प्रेसिडेंसी थी वो भी इंडिया के पास थी, दोबारा से उसे री इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AIBD। इसके बारे में जानते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में ब्रॉडकास्टिंग फंक्शन को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया पहली बार प्रेसिडेंट बना था इन ईयर 2018 से 21 तक मैनेजमेंट, उसके बाद 2021 से 23 तक मैनेजमेंट इंडिया ने संभाला और अब दोबारा से 3rd टाइम इसे कॉन्जिक्यूटिवली
प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। यही अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो AIBD को एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1977 अंडर यूनेस्को के गाइडलाइंस के अंडर इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इस टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन की 92 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर पार्ट हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है त्रिपुरा स्टेट के बारे में, जो कि पूरी कंट्री में बन गया है 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला 4th स्टेट के रूप में सामने आया है त्रिपुरा। यही हम बात करें तो पूरे इंडिया में तो ये 4th स्टेट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये 2nd स्टेट बन गया है जहाँ पे कैबिनेट सिस्टम है। तो मतलब क्या है इस सिस्टम का, जहाँ पे कैबिनेट का सारा वर्क कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वे से किया जाएगा, डिजिटली किया जाएगा और पेपरलेस काम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगा। कैबिनेट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस ही यही होता है कि पेपरलेस जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर किया जा सके और जितना भी हजल बजल है उसे दूर किया जा सके और डिजिटली सारे के सारे कामों को किया जाए ताकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे और चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। यही हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह ने यह डिक्लेयर किया है, वो बन गए हैं 4th स्टेट। इससे पहले वाली जो 3 स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट उत्तरांचल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये जो 3 स्टेट्स हैं इनके पास ऑलरेडी कैबिनेट सिस्टम अवेलेबल है। 4th नंबर पे त्रिपुरा भी इनमें शामिल हो गया है। यहीं पर ये जो सिस्टम है इसे बनाया जाता है, जितने भी डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं पेपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के, उन्हें अवॉइड करने के लिए हम इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। त्रिपुरा के स्टैटिक पॉइंट्स, कैपिटल अगरतला, चीफ मिनिस्टर का नाम मानिक शाह और गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्या। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास नेशनल गेम्स के बारे में। नेशनल गेम्स 2023 इस बार होने वाले हैं इन स्टेट गोवा में इस बार इन्हें हेल्थ करवाया जाएगा। इनके लिए जो डेट्स डिसाइड हुई हैं अक्टूबर 26 से लेकर 9 नवंबर तक ये गेम्स चलने वाली हैं। हर साल होने वाला ये स्पोर्ट्स इवेंट है। पहली बार गोवा इस बार इस स्पोर्ट्स इवेंट को होस्ट करने वाला है। यही हम बात करें तो इस स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत सारे नए स्पोर्ट्स भी अपना फर्स्ट टाइम डेब्यू करने वाले हैं, जैसे कि बीच फुटबॉल इसमें ऐड किया जाएगा, रोल बॉल, गोल्फ एंड कलियरा पट्टू। ये जो गेम्स हैं इन्हें भी इसमें ऐड ऑन किया जाएगा और पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि नेशनल गेम्स में इस बार टोटल 43 स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स करवाई जाएंगे। यही हम बात करें पिछली बार 2022 में जो नेशनल गेम्स हुए थे तो उनके जो लास्ट चैंपियन हैं इनका नाम है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल अपने नाम किए थे और जो नेशनल गेम्स हैं इनका पहला एडिशन लाहौर में करवाया गया था इन ईयर 1924। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करनी है जिसका नाम है श्रेष्ठ स्कीम। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है श्रेष्ठ, इसकी फुल फॉर्म को ही जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हायर स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया। टारगेटेड एरिया में हाई स्कूल एजुकेशन को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए श्रेष्ठ स्कीम को लाया गया है बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर इस स्कीम के अंडर फोकस किया जाएगा फॉर द एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ SC शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट NGOs के बीच में कोलैबोरेशन किया जाएगा ताकि ऐसे स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस किया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसे कि इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है ये की जा रही है ऑन जस्ट एंड रीसाइलेंट एग्री फूड सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस को करवाया जा रहा है जहाँ पे एग्री फूड सिस्टम को मेन फोकस बनाकर ये देखा जाएगा कि एग्रीकल्चर एंड फूड में किस तरह की नए रिसर्चेस को आगे प्रमोट किया जा सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके जो होस्ट हैं वो है इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च विद अदर सबऑर्डिनेट्स। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका पूरा फोकस रहेगा टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिसर्च एंड द प्रैक्टिस। रिसर्च को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसके ऊपर पूरा फोकस रखा जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में। और इस बार 2023 में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है इन UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को करवाया जाएगा। 2023 में इस कॉन्फ्रेंस को UAE होस्ट कर रहा है। हर साल इस कॉन्फ्रेंस को किया जाता है टू फोकस ऑन द मैटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये जो
कॉन्फ्रेंस है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, और यहाँ पर मेन फोकस किया जाएगा टू एलिमिनेट कार्बन एमिशन, और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की जो लिमिट्स हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी। यहीं पे हम UAE के बारे में बात करें कि UAE इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट को भी होस्ट करने वाला है। UAE में ही 28th सेशन किया जाएगा ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे कि COP28 के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो COP28 है इसे भी UAE होस्ट करने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा ऑन 30 नवंबर और कंप्लीट होगा टिल 12 दिसंबर 2023, जिसका वेन्यू रखा गया है दुबई एक्सपो सिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है मध्य प्रदेश के बारे में, और मध्य प्रदेश ने विमेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें 35% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वहाँ वुमेन्स के लिए 35% सीट्स को रिजर्व किया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और ये पर्टिकुलर स्टेप को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है इन मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स 1997 एक्ट में। इस एक्ट के अंडर चेंजेस किए गए हैं और अब 35% सीट्स सेपरेट हो जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए रहेंगी। ये जो सीट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं बल्कि पुलिस जॉब्स में भी रिजर्व की गई हैं। इसी के साथ साथ हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट ऑलरेडी है जो 50% रिजर्वेशन देता है वुमेन्स को इन इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड अर्बन बॉडीज़, यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर किसी भी और अर्बन बॉडी का, तो वहाँ ऑलरेडी 50% सीट्स को रिजर्व रखा गया है फॉर वुमेन्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SBI के चेयरमैन के बारे में, जिनका टेन्योर दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। पर्सन का नाम है दिनेश खारा और इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है टिल अगस्त 2024। इससे पहले इन्होंने ज्वाइन किया था SBI को इन 2016 एज ए MD, और SBI के फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं 1 जुलाई 1955। सेकेंड न्यूज़ है हमारे पास, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट कर लिया गया है MS धोनी को। MS धोनी अब जियो मार्ट को प्रमोट करेंगे, इसी के साथ साथ वो प्रमोट करेंगे जियो उत्सव को, जो कि सेलिब्रेशंस है ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है AMFI के नए चेयरमैन के बारे में, जिनका नाम है नवनीत मुनीत। ये बन गए हैं AMFI के नए चेयरमैन। इनकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और इसी के साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हुई है सेम ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका नाम है एंथनी, जिन्हें कि नए वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है इन AMFI। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे पास साउथ इंडियन बैंक से, जहां के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है VJ कुरेन को। ये बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक। इससे पहले ये नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब इनका जो टेन्योर रहने वाला है वो नवंबर 2 से लेकर मार्च 2026 तक रहने वाला है। साउथ इंडियन के बारे में जानते हैं। ये जो बैंक है इसे बनाया गया था 1929 में। हेडक्वार्टर्स हैं इन केरला। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो हमने 10 अक्टूबर के बारे में डिस्कस करना है, जिसे इंडिया अब से सेलिब्रेट करेगा एज ए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। पहली बार 2023 में इस दिन को सेलिब्रेट करने वाला है इंडिया। 10 अक्टूबर से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे मनाया जाएगा। ये जो दिन है इसे डिक्लेयर किया गया है बाय इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, दैट इज IDMA, और ये डेडिकेटेड है टू ऑल द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू क्रिएट अवेयरनेस। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेडिकेट किया गया है इस दिन को। नेक्स्ट हमारे पास है 10 अक्टूबर, जिसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2023 के लिए इसका थीम रहा मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल हेल्थ राइट। नेक्स्ट दिन है हमारे पास 11 अक्टूबर, जिसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2023 के लिए थीम रहा इसका इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। फर्स्ट टाइम इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 1995। नेक्स्ट है हमारे पास 13 अक्टूबर, जिसे हम इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसके लिए इसका थीम रहा फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रीसाइलेंट फ्यूचर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। हम मिलेंगे आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।